नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टूरिस्ट प्लेस की जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम आते ही सभी लोग यहाँ पर जाना ही चाहते हैं। यहाँ की फेमस बीच, लेट नाइट पार्टीज़, डिस्को, बियर एंड बार और शानदार रिजॉर्ट, दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है गोवा की। गोवा इस टाइम टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ पर आप एज अ बैचलर भी जा सकते हैं, एज अ कपल के रूप में भी जा सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गोवा टूर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप जब भी गोवा जाने का प्लान करते हैं तो आपके मन में बहुत से क्वेश्चन और डाउट आते हैं कि आप गोवा कैसे जाएं, किस सीज़न में जाएं, गोवा में कहाँ कहाँ घूमने जाया जा सकता है, या फिर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, होटल हमें कितना महंगा पड़ेगा, कहीं ओवर बजट तो नहीं हो जाएगा। ऐसी कई सारी टेंशन होती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में ये सभी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा इसे ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने आपसे बजट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं गोवा की हसीन वादियों में। दोस्तों, गोवा घूमने के लिए आप गोवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। अगर आप लेट नाइट पार्टीज़, भीड़ वाली जगह पे जाकर मस्ती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए नॉर्थ गोवा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप वहीं पे शांति पसंद करते हैं, आपको भीड़ भाड़ में घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर आप साउथ गोवा का प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी अगर आप एडवाइस माने तो मैं आपको नॉर्थ गोवा का प्लान बनाने के लिए बोलूँगी, क्योंकि जो मैक्सिमम टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ गोवा में ही घूमने आते हैं। गोवा अपनी हसीन वादियों के लिए काफ़ी फेमस है। नॉर्थ गोवा में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप गोवा किस प्रकार से पहुँच सकते हैं। गोवा आने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। अगर आप गोवा के आसपास ही रहते हैं, 100, 200 या 300 किलोमीटर के आसपास, तो आप यहाँ पे बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो दोस्तों, गोवा का जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो है वास्को डी गामा एयरपोर्ट, जो कि पड़ता है आपका साउथ गोवा में। आपको आपके शहर से जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ये सब बड़े एयरपोर्ट से आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट गोवा के लिए आती है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुंबई या बेंगलोर एयरपोर्ट आना पड़ेगा, और वहाँ से आपको डायरेक्ट गोवा के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन यहाँ से आना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं कि गोवा में कौन से रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप बाई ट्रेन आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है थिविम रेलवे स्टेशन। और अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो है मडगांव रेलवे स्टेशन और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, मैं मान के चल रही हूँ कि आप नॉर्थ गोवा आ रहे हैं तो नॉर्थ गोवा में आप थिविम रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ गोवा आने पे आपको जो स्टे का प्लान बनाना है वो वहाँ पे वो बनाना है कैलनगुटे पे, क्योंकि कैलनगुट और थिविम रेलवे स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर की दूरी। तो मीन्स कैलनगुट मैंने इसलिए बोला आपको दोस्तों, क्योंकि ये जहाँ पे भी आप गोवा में घूमने जाएंगे नॉर्थ गोवा में, तो वो कैलनगुट से रीच बहुत अच्छी है। और थिविम रेलवे स्टेशन से और जो कैलनगुट की दूरी है वो 18 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं थिविम रेलवे स्टेशन, तो हम जान लेते हैं कि कैलनगुट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं। आप यहाँ तक बस के माध्यम से भी आ सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 30 से 40 रुपए का एक भाड़ा लगता है, और आप आराम से कैलनगुट तक बिना किसी परेशानी के पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप टैक्सी करना चाहते हैं तो वो भी आपको कैलनगुट के लिए मिल जाएगी। आपको स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सी खड़ी रहती हैं। आप जो उसका फेयर लगता है वो कुछ 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं, और आपको बड़े ही आराम से कैलनगुट में जो भी आपने होटल रिजॉर्ट किया है वहाँ तक आपको वो छोड़ देंगे।
कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे रेंट पे स्कूटी, बाइक या कार लेना प्रेफर करते हैं, वो उनको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है और ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। तो वो भी दोस्तों आपको, आप जैसे ही स्टेशन पे निकलोगे तो वहाँ पे आपको कई सारे एजेंट मिल जाते हैं जो आपको स्कूटी, बाइक या कार आप रेंट में ले सकते हैं। वहाँ पे आप उनके थ्रू, आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है और बस आप अपना रेंट में कार ले लीजिए। ये कार लेनी है, बाइक लेनी है, स्कूटी, वो सब आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेंट की कि स्कूटी का या बाइक का या बुलेट का या फिर कार का क्या प्राइस होगा, क्या रेंट चार्ज करेंगे वो, तो दोस्तों स्कूटी का जो रेंट होता है वो 400 से 500 तक जाता है। बाइक का जो रेंट होता है नॉर्मल बाइक का वो 500 से 600 जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे बुलेट रेंट पे लेते हैं तो उसका प्राइस 600 से 700 के बीच में हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कार रेंट में हायर करते हैं तो उसका कुछ प्राइस 1200 से 2000 के बीच में जाता है। दोस्तों कोई भी व्हीकल रेंट में लेने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 लोग हैं तो आप प्लीज़ उनसे हेलमेट ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक तो आपका जो बैक सीट में बैठता है उसकी सुरक्षा की भी बात है और दूसरा वहाँ पे चालान काट देते हैं। तो ये तो आजकल हर जगह ही अब मैंडेटरी रूल है कि आपके पास हेलमेट, आपका जो पीछे बैक सीट में बैठा है तो उसके पास भी हेलमेट होना चाहिए। तो ये आपको गोवा में भी फॉलो करना पड़ेगा। होटल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप बजट होटल लेना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पे होटल, नॉर्मल जो होटल हैं उनकी जो कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है 1200 से 2000 की कॉस्ट पड़ जाती है। वहीं अगर दोस्तों आप पीक सीज़न में जाते हैं तो इन्हीं होटल का जो चार्जेस है वो 3 से 4000 की कॉस्ट में भी चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पीक सीज़न कौन से होते हैं तो वो पीक सीज़न आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी रहता है। क्योंकि दोस्तों बाकी सीज़न में चूँकि बीच एरिया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एक्सट्रीम लेवल पे और वहाँ पे आपको टैनिंग वगैरह भी हो जाती है। पर ये जो 3 सीज़न है, 3 मंथ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और आप यहाँ पे, और जो सीज़न है, अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो क्रिसमस का फेस्टिवल पड़ता है, जनवरी में न्यू ईयर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसलिए जो इनके प्राइस हैं वो काफ़ी हाई चले जाते हैं। इसलिए अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आप इन पीक सीज़न को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पीक सीज़न में काफ़ी महंगा हो जाता है। तो दोस्तों अगर अब मैं बात करूं कि आप अगर बजट टूर करना चाहते हैं तो आपको फिर किस मंथ में आना चाहिए, तो आप फिर मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर में यहाँ पे आने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप रिज़ॉर्ट में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा हाई कॉस्ट में पड़ेगा, जिसकी रेंज फिर आपको 3500 से 15000 तक भी जाती है, जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट आपको मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से बीच में जाना चाहिए घूमने के लिए, और यहाँ पे कौन से खूबसूरत बीच हैं या फिर उसके अलावा घूमने की कौन सी जगह है। तो दोस्तों पहली बात तो जहाँ पे आप रुके हैं कैलनगुट, वहाँ का जो बीच है वो भी बहुत खूबसूरत बीच है और वहाँ पे लोग जाते ही जाते हैं और वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है। यहाँ पे आपको विदेशी टूरिस्ट भी एंजॉय करते दिख जाएंगे। इस बीच को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे आप आराम से अम्ब्रेला नीचे आराम से बैठ के बीच का मज़ा लीजिए। और बीच के किनारे ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, बार मिल जाता है जिसे वेल इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे आपको फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस बीच में आप बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो आप यहाँ पे वाटर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसे सी ग्लाइडिंग भी कहते हैं। वाटर बाइक का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्विमिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो थोड़ा सा गहरा है, तो लोग मना करते हैं जो यहाँ पे कर्मचारी देखभाल करते हैं। तो आप ज़्यादा अंदर तक मत जाइए, ऊपर ऊपर ही रहिए और स्विमिंग का मज़ा लीजिए। और जैसा कि आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, तो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर कैरी कीजिए। आपको कोई इन्फेक्शन या कोई भी किसी भी तरीके की इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आप वो चीज़ ज़रूर कैरी कीजिए ताकि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो।
तो दोस्तों आगे मैं बात करती हूँ। तो यहाँ का जो मैंने बताया ना, बहुत ही खूबसूरत बीच है। तो यहाँ पे आप सनसेट व्यू पॉइंट देखना ना भूलें। उसको इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है, जो आपको बहुत ही सुकून देने वाला पूरा क्या एनवायरनमेंट रहेगा। तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों गोवा अपने फूड, लाइफस्टाइल और पार्टीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ तक कि विदेशों में भी ये काफ़ी फेमस है। शाम होते ही रंग बिरंगी लाइट्स पार्टी शुरू हो जाती है। आप इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डिस्को में एंजॉय करते हैं पहले उस डिस्को के मैनेजर से वहाँ के रूल, टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर जान लें। क्योंकि कहीं कहीं आपको रेस्टोरेंट में फ़ूड तो मिलता है, लेकिन उसमें डिस्को ये की एंट्री इंक्लूड नहीं होती है, और कहीं कहीं इंक्लूड होती है। तो ये चीज़ें आप पहले से ही डिस्कस कर लें, क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इसके लिए। तो दोस्तों शाम होते ही आप कलिंगुट मार्केट में एंजॉय करने जा सकते हैं। मार्केट बहुत खूबसूरत है यहाँ की। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए जैसी चाहे वैसी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ की लाइफस्टाइल और फूड को करीब से समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात मैं करूँ तो वो है आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, तो वो है बागा बीच। बागा बीच अपने नीले पानी के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों यहाँ पर आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ बीच भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। बागा बीच में आपको बीच तो मिलेंगे ही, साथ में पहाड़ भी मिल जाते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, और जहाँ पे फ़ोटोशूट में आपके 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे आपके फ़ोटोशूट बहुत ही खूबसूरत आएंगे। तो यहाँ पे आप फ़ोटोशूट ज़रूर कराएं। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, बार यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाएगा, जहाँ पे आप अच्छा खा पी के अच्छे से ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ की हसीन वादियों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। दोस्तों अगर मैं वाटर एक्टिविटीज़ के खर्चे की बात करूँ तो यहाँ पे हर अलग वाटर एक्टिविटीज़ के अलग अलग खर्चे हैं, लेकिन अगर आप ये मान के चलिए 1500 से 2000 के कॉस्ट में आप यहाँ पे हर एक वाटर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, जिसमें स्कूबा काउंट नहीं होता है। स्कूबा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन इसके अलावा आपकी सारी वाटर एक्टिविटीज़ इतने प्राइस में हो जाएगी। दोस्तों पूरा दिन आप बागा बीच में आराम से एंजॉय करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो यहाँ पे आप कैंडोलिम बीच भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और दिल को सुकून देने वाला बीच है। साथ ही साथ यहाँ पे भी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं और अपने दोस्तों से वहाँ शेयर कीजिए। जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आपको गोवा घूमने के लिए एटलीस्ट 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन का प्लान बना लें तो दोस्तों 2 दिन में आप सारी जगह गोवा के नहीं घूम पाएंगे, कुछ प्लेसेस आपके छूट जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरी राय लें तो आप एटलीस्ट 2-3 दिन का प्लान ज़रूर बनाएं। दोस्तों अब हम घूमने जाएंगे यहाँ के जो फेमस फोर्ट है अगोड़ा फोर्ट, वहाँ पे जाएंगे, जो कि कंडोलिम बीच से मात्र 4 किलोमीटर की ही दूरी पे है। अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत बीच है। यहाँ से बहुत ही दूर के नज़ारे दिखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी किला जो है वो काफ़ी हाइट में बना हुआ है, जहाँ से आपको दूर दूर तक का व्यू दिखाई देता है। और यहाँ का जो सनसेट व्यू पॉइंट होता है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी सुकून वाला होता है और बहुत ही रात शाम होते ही बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट होता है, जहाँ पे आपके फ़ोटो शूट बहुत ही सुंदर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप गोवा में चर्च घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ की कई सारी चर्च है जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। और वो भी आप, जो कुछ लोगों को म्यूज़ियम का इतना शौक़ नहीं होता है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जिनको शौक़ है तो वो यहाँ पे ज़रूर जाएं। तो दोस्तों यहाँ की जो लोकल मार्केट है यहाँ पे शॉपिंग करें। यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से आप अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की क्या फैसिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो थाली का जो चार्ज है वो अराउंड 200 से 250 तक जाती है। और ये जो थाली है ये नॉर्मल डेज़ में है, मतलब आप अगर पीक सीज़न में नहीं जा रहे हैं तो ये आपका प्राइस है। पीक सीज़न में इन्हीं थाली का जो प्राइस है वो 300 से 400 और कभी कभी 500 तक भी जाती हैं। तो खाने में यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कहते हैं यहाँ का जो बजट है वो आपको कितना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने इसमें हर एक चीज़ बात कर ली है। आप घूमने कहाँ जा सकते हैं, होटल आपको कौन सा लेना है। अब बात करते हैं बजट की। अच्छा दोस्तों, खाने में मैंने एक बात बताना भूल गई, यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाता है। तो खाने की यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है, खाने के लिए आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बजट। किस बजट तक आपको यहाँ पे अपना ट्रिप आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं नॉर्मल बजट की बात करूँ कि आप नॉर्मल होटल लेंगे और आप अगर यहाँ पे घूमते हैं तो स्कूटी वगैरह रेंट पे लेंगे, और तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो आप पीक सीज़न को अवॉइड कर दीजिए। जो आप मार्च अप्रैल या उधर अक्टूबर से सितंबर में प्लान बनाइए, तब तो ये बजट जो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे पीक सीज़न में बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाते हैं। तो ये अगर आप पीक सीज़न को अवॉइड करते हैं तो जो आपका बजट है जो आप एंजॉय कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट 4,000 से 5,000 के बीच पर पर्सन आपको लग जाएगी अगर आप नॉर्मल होटल लेते हैं और आप घूमने के लिए स्कूटी लेते हैं। इसमें मैंने फूड इंक्लूड किया है और आपका जो होटल है या जो आपकी स्कूटी है उसको इंक्लूड किया। आपकी कोई वाटर एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं की है। तो अगर मैं वाटर एक्टिविटीज़ की इंक्लूड करती हूँ कि आप कोई, तो उसमें 1,500 से 2,000 आप और ऐड कर लीजिए, तब आपका पर पर्सन जो बजट जाएगा वो 6,000 से 7,000 तक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बाहर इंजॉय करना चाहते हैं, किसी पब या डिस्को में जाना चाहते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप अब यहाँ की सारी वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय करना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर ये आपका जैसा बजट हो उसके हिसाब से आप ट्रिप को एंजॉय करें। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में गोवा ट्रिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों, या फिर आप इसमें इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट DM हमें कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ देखकर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।